उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में आखिर बाधा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही शिक्षा मित्रों को किस प्रकार से खिलौने की तरह यूज किया जा रहा है और पुरानी पेंशन का नया टेंशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे क्या केंद्र सरकार आरक्षण के नियमों में बदलाव करने जा रही है, क्या है पूरा मामला, डिटेल में बात होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक दिन पहले ही विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये उत्तर दिया था कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 63,000 पद खाली हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 63,000 पद खाली होने के बावजूद और लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे होने के बाद भी प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर नहीं है। तो इसका जवाब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिए गए इस उत्तर में ही छुपा हुआ है। उनके अनुसार अभी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न पक्षों को लेकर के विचाराधीन है। इसकी वजह से नई शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है। सुल्तानपुर से आज एक खबर प्रकाशित हुई है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षकों की कमी तो कहीं भरमार, अफसर लाचार। यहाँ पर नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की इतनी बड़ी खाई है जिसे पाटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप देख पा रहे होंगे अमहट में यहाँ पर डेटा दिया गया है कि 121 टोटल बच्चे हैं और केवल 2 शिक्षा मित्र हैं। यहाँ पर सहायक अध्यापक भी नहीं है। 2 शिक्षा मित्र यानी कि एक बच्चे पर कितने बच्चे आ गए? लगभग 60 बच्चे आ गए। अब सोचिए 30 का मानक है और 60 बच्चे एक टीचर पर आ रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे चकसोरा जगह है, वहाँ पर जो विद्यालय है उसमें 39 टोटल बच्चे हैं और इसमें एक शिक्षा मित्र है और 3 सहायक अध्यापक है। टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई और 39 बच्चे हैं, यानी कि एवरेज देखा जाए तो लगभग 10 बच्चों पर एक टीचर है। यानी कि मानक हमारा 30 है, कहीं पर 60 बच्चे पर एक शिक्षक है और कहीं पर 10 बच्चे पर ही एक शिक्षक है। तो क्यों ऐसी खाई रखी जा रही है? लगातार प्रदेश की वर्तमान सरकार पिछले 2-3 साल से इस पर कार्रवाई करने की बात तो करती है कि हम नगर क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में ट्रांसफ़र करेंगे और जो खाई है इसको कम करेंगे और उसके बाद जो एक्चुअल पोस्ट होंगे उसका डेटा निकल करके आएगा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में इतना लंबा समय लग जाता है? 3 से 4 साल की अभी तक ये ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रहा है। जब इतनी भारी गैप है, निश्चित तौर पर शिक्षा इससे पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि वो अपनी आंख बंद कर लेता है और बोलता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वही हाल उत्तर प्रदेश की सरकार का है। चारों तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली गई हैं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में और बोला जा रहा है कि भर्ती के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर अगर सही से पॉलिसी बना करके किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय लगेगा। और बात करें अगर जो मामले माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6800 पदों पर ही तो मामला विचाराधीन है, जो चौथी लिस्ट जारी की गई थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 पद को अलग कर दीजिए कि अगर इनकेस इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो वो 7,000 से पदों पर उन बच्चों को भर दिया जाएगा। बाकी के जो 56,000 पद हैं उस पर तो वैकेंसी जारी की जा सकती है। या फिर इसी प्रकार से जानबूझ करके चीज़ें गोल मटोल की जा रही हैं ताकि भर्ती ना देना पड़े। आपका क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। शिक्षा मित्रों को किस प्रकार से खिलौने की तरह यूज किया जा रहा है, वर्तमान सरकार इसका बेहतर उदाहरण प्रस्तुत की है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, विपक्षी पार्टियों के द्वारा शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर बहिर्गमन किया गया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जब विधानसभा में जवाब दिया गया कि कितने टीचर अभी कार्यरत हैं, तो उसमें वो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी काउंट करते हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि कुल इतने शिक्षक कार्यरत हैं जिसमें से इतना अनुदेशक है और इतना शिक्षा मित्र हैं। जब शिक्षा मित्रों को आप सहायक अध्यापक के तौर पर नहीं मानते हैं तो फिर उनको सहायक अध्यापक के तौर पर काउंट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप उनको शिक्षा मित्र के तौर पर देखते हैं और उनको सहायक अध्यापक नहीं मानते हैं तो सहायक अध्यापक के लिए उनको काउंट क्यों कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मान लीजिए आप उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कर रहे हैं तो फिर सहायक अध्यापक के बराबर आप उनको सैलरी भी दीजिए। सैलरी आप दे रहे हैं 10,000 और काउंट कर रहे हैं सहायक अध्यापक के बराबर। मतलब कि परिस्थिति के अनुसार आप चीज़ों को खिलौने की तरह यूज कर रहे हैं शिक्षा मित्रों को। जब टीचर भर्ती की बात आती है तो शिक्षा मित्रों को काउंट किया जाने लगता है टीचर के तौर पर। जब सैलरी देने की बात आती है तब आप शिक्षा मित्रों को कहते हैं कि नहीं ये योग्य नहीं है, ये टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है, सुपर टेट क्वालिफाई करके नहीं आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुरानी पेंशन को लेकर के अब पूरे देश भर में चर्चा होने लगी है, जहां पर कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा अन्य राज्यों में
पुरानी पेंशन के संबंध में घोषणाएं की गई हैं और कई राज्य सरकारों ने इसे लागू भी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसको लेकर भी चर्चा तेज है, क्योंकि केंद्र में चुनाव होने वाले हैं वर्ष 2024 में और निश्चित तौर पर सबको लुभाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, पुरानी पेंशन देने का विचार नहीं। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कहा कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन देने का कोई विचार नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास है। वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुरानी पेंशन की तुलना में नई पेंशन स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है। विधान परिषद में भी नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही जवाब दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नई पेंशन इतनी अच्छी है तो फिर जो एमपी एमएलए होते हैं उनको भी नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाना चाहिए। उनको पुरानी इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्यों उनको पेंशन दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे को सुनने और समझने से पहले आप किसी पक्ष की तरफ झुकाव ना रखिए, एक बैलेंस वे में सोचेंगे तभी आप इस पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, इस मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है। बुधवार को भी इसकी सुनवाई कंप्लीट हुई है। बुधवार को सुनवाई में क्या कुछ हुआ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा पूछा गया कि सामान्य श्रेणी की सीटों में सेंध क्यों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दलीलें दी गई हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है कि क्या केंद्र सरकार आरक्षण को बदलने या फिर आरक्षण को खत्म करने पर विचार कर रही है या फिर आरक्षण का आधार क्या हो इस पर विचार कर रही है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार के वकील थे उनके द्वारा क्या दलील दी गई है, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, गरीबी आरक्षण का आधार हो। केंद्र ने दलील दी कि सरकार का प्रयास है कि जाति और वर्ग विहीन समाज बनाया जाए। मतलब कि जाति आधारित यहाँ पर जो अभी आरक्षण का लाभ दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये जाति आधारित है और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है वो एक तरीके से उनका आर्थिक आधार है। आर्थिक आधार पर सैलरी आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं कहा जा रहा है कि जाति आधार पर ना होकर के आर्थिक आधार पर हो। आगे पढ़िए, आरक्षण का सिर्फ एक ही आधार हो, गरीबी। यहाँ पर देख सकते हैं, इंदिरा साहनी 1992, अशोक कुमार ठाकुर 2006 और जयश्री पाटिल 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक होना चाहिए। सरकार का प्रयास इसी ओर है। आज यह 10% दिया गया है, जब उनका स्तर ऊपर उठ जाएगा तो यह कम होकर 5% हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसे समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि गरीबों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह संविधान संशोधन में कोई कार्यकारी आदेश नहीं है। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ कल सुनवाई के दौरान हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर बुधवार भी सुनवाई जारी रहा। इस दौरान अदालत ने केंद्र से पूछा कि सामान्य वर्ग की 50% सीटों में से 10% ईडब्ल्यूएस को देकर इसे और कैसे घटा सकते हैं। सरकार से सवाल पूछा गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री यूयू ललित की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कई सवाल किए। पीठ ने कहा कि याचिकाओं के मुताबिक क्रीमी लेयर के चलते सामान्य में आए ओबीसी वर्ग शिकायत कर रहा है कि उनका हिस्सा और घटा दिया गया है। वहीं सामान्य वर्ग ने कहा कि इस आरक्षण से उनका क्षेत्र भी संकुचित हो गया है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो विरोध है वो ओबीसी के जो क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो 8 लाख से जिनकी सैलरी वार्षिक आय ज़्यादा होगी, वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले 50% अनरिजर्व की सीटें थीं, अब वो 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के बाद से सिर्फ 40% तक संकुचित रह गई हैं। ये दावा किया गया। ठीक है, इसके बाद से देखिए, तय आरक्षण का उल्लंघन। कोर्ट ने यह सवाल तब पूछे जब याचियों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इंदिरा साहनी केस में तय 50% सीमा का उल्लंघन है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का बुनियादी ढांचा बना दिया था। केंद्र सरकार इस सीमा को नहीं लांघ सकती। अब केंद्र सरकार ने क्या दलील दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है जब यह उसके मूल संरचना का उल्लंघन करे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण को बाधित नहीं करता है। वेणुगोपाल ने कहा कि इन वर्गों को बहुत लाभ दिया गया है जो गरीबी रेखा के नीचे
रहने वाले 18% सामान्य की कोई सूद नहीं लेने वाला है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो गरीबी रेखा से नीचे 18% सामान्य की बात की गई है, यानी कि गरीब स्वर्ण की बात की गई है। यहाँ पर टोटल स्वर्ण की बात करें तो लगभग 25 से 30% है, उनमें से 18% गरीबी रेखा से नीचे बताया गया। ठीक है, और सूद लेने वाला कोई नहीं है। यह आरक्षण उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि अनुच्छेद 15 का 4 और 5 जो है उन्हें राहत नहीं है, इसलिए 103वां संशोधन करके उप अनुच्छेद 6 लाया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा है उससे 2-3 बातें क्लियर स्पष्ट हो रही हैं। पहला कि भविष्य में जाकर के धीरे धीरे ये जो जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाएगा और जो पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी होगा वो केवल और केवल आर्थिक आधार पर होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।